तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम at various position, contribution of atoms at various position in a cubical unit cell. In a cubical unit cell. कोई भी आपकी यूनिट सेल है बेटा, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। बेटा जो एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो अपना कितना पार्ट शेयर करते हैं वो हमें पढ़ना है। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, and last atom present at edge center। ये चार पोजीशन है। जब इन पे एटम प्रेजेंट होंगे तो हमें ये देखना है कितना कितना शेयर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट वेरियस पोजीशन की हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे जब कोई एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे। जब कोई एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर पे तो वो कितने एटम के साथ अपना शेयर करता है? 1/8 पार्ट। वो कितना अपना शेयर करता है? 1/8 पार्ट शेयर करता है। ठीक है, अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए बेटा, मान लीजिए कोई भी एटम है कॉर्नर में। ठीक है, कोई भी एटम है कॉर्नर में, आपने कॉर्नर में एक बॉल रख दी, तो वो और कितने एटम के साथ शेयर करता है? 4 तो उसके इस कॉर्नर के एटम हो गए, 4 उससे ऊपर वाले हो गए, तो एक जो आपका एटम है वो 1/8 पार्ट शेयर करता है। और बेटा अच्छे से मैं क्लास में आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, अभी इतना ढंग से बता नहीं पाऊंगी मैं इन चीजों को, तो आप फिलहाल ऐसे कर लें। एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, मान लो बेटा ये आपका एक फेस है, मैंने यहाँ पर एक एटम रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ एक बॉल रख दी, तो ये बॉल बेटा कितने दीवारों में गई? कितने रूम की दीवारों में गई? 2 में, एक तो इस साइड और एक इसके पीछे की साइड। तो जब आप एटम को फेस के सेंटर में रखते हो तो वो 1/2 पार्ट शेयर करता है। एक आपने एटम क्या किया, अपने पूरे रूम के बीचों बीच रख दिया, बिल्कुल रूम के बीचों बीच रखा, तो वो किसी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो जब एटम होता है बॉडी सेंटर पे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। और अब यहाँ पे बात है एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर। एज आपको पता है क्या होता है? 2 दीवारों 2 लाइन के बीच आपका एज बनता है। तो जब आप एटम को एज पे रखते हो, ठीक है, तो वो कितने में शेयर होता है? 1/4 में। वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/4, 25%। तो ये आपको सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि इनसे आप लोगों का बेटा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, ओके। जब भी एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर में 1/8 पार्ट शेयर करता है। एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर 1/2 पार्ट। एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। एंड एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर 1/4 पार्ट वो शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। उसके बाद अब हम आगे करते हैं। ये रब कर दो बेटा, हो गया ये? यस मैम। अब इसके बाद आगे देखिए, अब हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट सेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करेंगे सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का। हेडिंग आप लोग डाल लें, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बेटा कीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसी सिंपल यूनिट सेल होती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल होती है। आप सभी को पता है एटम्स प्रेजेंट
बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं। एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और किसी पोजीशन पे नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो मान लिया बेटा ये मेरी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स में। एटम यहाँ पे सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसके एटम्स दिखा देते हैं हर एक कॉर्नर पे। 1 2 3 4 एटम तो ये है बेटा कॉर्नर्स में। ठीक है, 4 को मैं अलग दिखा देती हूँ और 4 एटम आपके ये है हर एक कॉर्नर में। ओके, तो ये आपके टोटल 8 एटम्स हो गए एट ईच कॉर्नर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा देखिए, जो ये 2 एटम है, मान लो ये एक एटम है और जो ये एक एटम है, अगर वास्तव में हम देखते हैं ना तो ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख ले, जो एटम्स है वो क्या है? दे आर इन कांटेक्ट। एटम्स आर इन कांटेक्ट। ठीक है, सारे एटम आपस में कांटेक्ट में है। अब ये कैसे बनाया जाता है वो आप देखिए बेटा। तो मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल है, ये 4 एटम्स है, सारी एक दूसरे को टच कर रही है। 1 2 3 4। ठीक है, दे आर टच ईच अदर। ये आपके पीछे वाले बेटा 4 एटम हो गए। ओके, इसी तरह से आगे बेटा आपकी क्या है? और भी 4 एटम है। इनकी अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3 4, दे आर ऑल्सो टच ईच अदर। जब हम इन वाले एटम्स को इनके ऊपर रख देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल यूनिट सेल बन जाएगी। तो एटम यहाँ सारे कांटेक्ट में है आपस में। तो जो ये आपके 2 एटम के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया बेटा? ये एज लेंथ ए के इक्वल हो गया। और ए यहाँ पे किसके इक्वल हुआ? 2r के। ए यहाँ पे किसके इक्वल हुआ? 2r के। भाई एक तो ये हो गया न्यूक्लियस से यहाँ तक रेडियस, एक ये हो गया। तो ए आपका किसके इक्वल हुआ? 2r के इक्वल हुआ। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिंपल यूनिट सेल का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल यूनिट सेल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। टोटल 8 एटम्स है कॉर्नर में एंड दे टच ईच अदर। ठीक है, एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब इसके आगे आप लोग देखिए बेटा, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन ए होता है एज लेंथ। ए क्या होता है बेटा? एज लेंथ एंड रेडियस। रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो अभी अभी हमने किया रिलेशनशिप, क्या आई? ए इज इक्वल टू 2r। ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद सेकंड हम यहाँ पे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे जेड। जेड का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। जेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होता है। तो सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम कैसे निकालेंगे वो आप लोग समझे ध्यान से। आपको पता है सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने एटम है? 8 एटम्स है, हर एक प्रेजेंट है कॉर्नर में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। टोटल 8 एटम है, हर एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर में। और कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? आज ही मैंने आपको करवाया 1/8। कितना करता है बेटा? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 किसके इक्वल हो गया? 1 के। बेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, बच्चे बहुत कम आए, 24 है सिर्फ। मनीष आज आप भेजना बेटा। ओके, तो 8 इंटू 1/8 किसके इक्वल आया? बोलो 1 के। ये 8 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल यहाँ पे बेटा 8 एटम है, हर एक कॉर्नर के मिला के। और कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? अभी मैंने करवाया 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1। ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो Z इक्वल टू 1 हो गया। इफेक्टिव एटम कितने आए बेटा? 1 आए। किसमें? सिंपल यूनिट सेल में। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बताओ बेटा, कर लोगे? मुझे ये बता दो, मैं ये रब कर दूं या नहीं? कर दो मैम। बताओ बेटा, बाकी बच्चों ने कर लिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल कंफर्म आने हैं इससे। यस मैम, कर लिया। ओके बेटा, तो आगे करें। अब मैं ये रब कर देती हूँ नीचे का बस।
इसका भी कोई काम नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली है सिंपल यूनिट सेल की, इफेक्टिव एटम हमने निकाले, रिलेशनशिप कर ली एज लेंथ और रेडियस की। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स टच विद ईच अदर। कितने एटम हैं जो एक दूसरे को आपस में टच करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर सिमेट्रिक या स्टेबल इज द क्यूबिकल स्ट्रक्चर। मोर सिमेट्रिक या स्टेबल क्या बनेगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल या सिमेट्रिक आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है बेटा। तो अब मैं आपको समझाऊं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है सिंपल यूनिट सेल का। कितना होता है बेटा? 6। अब मैं आपको समझाती हूँ 6 कैसे है। मैं थोड़ा ये ऊपर का रब कर दूं, फिर अच्छे से समझा दूंगी आपको। देखिए बेटा, 1 मिनट सब बच्चे ध्यान से देखना, फिर लिख लेना। आप लोगों को ये पता है जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल यूनिट सेल का। अब आप सबको पता है जो ये एटम है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दे विल टच ईच अदर। अभी पढ़ाया था, दे विल टच ईच अदर। तो मान लो बेटा ये एक एटम है, ठीक है, ये इतने डिस्टेंस से इस एटम को टच कर रहा है, ये ए हो गया। अब जितने एटम से ये इसको टच कर रहे हैं, इतने से आगे भी तो कर रहा होगा। कैसा स्ट्रक्चर है ये? रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। जितने डिस्टेंस से ये एटम इसको टच कर रहा है, उतने डिस्टेंस से आगे एक एटम को और टच कर रहा होगा। बोलो, कर रहा होगा ना बेटा? ए डिस्टेंस से इसको टच कर रहा है तो ए डिस्टेंस से दूसरे एटम को भी कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, ये जो एटम है ये ए डिस्टेंस से इसको भी टच कर रहा है, तो इतने डिस्टेंस से आगे एक और एटम को ये टच कर रहा होगा, कर रहा होगा बेटा। ठीक है, और बताओ एक कौन सा रह गया? शाबाश, आप लोग बताओ अब मुझे, बोलो बेटा, एक कौन सा रह गया? अब आप देखिए ये एटम इसको भी टच कर रहा है, तो ये इतने डिस्टेंस से आगे एक और एटम को टच कर रहा होगा, कर रहा होगा भाई। तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जो ये एक सिंगल एटम है, ये कितने एटम्स को टच कर रहा है? खुद देख के बताओ मुझे, ये एटम कितने को टच कर रहा है? बोलो बेटा, शाबाश। 6 को। आया सबको समझ में? ऐसे हर एक एटम कितने एटम्स को टच करेगा? 6 एटम को टच करेगा। तो इसका 6 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, और सभी को बराबर डिस्टेंस से टच करेगा। ओके, ठीक है, तो भाई ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। अब इसके बाद इसका बच गया 4th पॉइंट। हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, जेड निकाल लिया, इफेक्टिव एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर रिलेशनशिप कर ली एज लेंथ और रेडियस के बीच में। अब इसका हम 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, और वो 4th पॉइंट हमारा क्या है? देखिए, ये रब कर दो बेटा, हो गया? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा ये पिछले साल करवाया था ना, आपकी नोटबुक में होगा भी ये। अगर आप लोगों के पास 11th की नोटबुक है तो उसमें टॉपिक होंगे, कर रखे हैं। चलिए अब 4th पॉइंट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। 4th पॉइंट क्या है बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल
volume is covered, what fraction of total volume is covered by the atoms? कि बेटा हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल थी, हमने उसके कॉर्नर कॉर्नर में एटम रखे, तो 8 एटम को कॉर्नर में रखने पर उन एटम्स ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, टोटल स्पेस में से कितना स्पेस भर गया उन 8 एटम को रखने में, वो हम निकालेंगे, उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको कि भाई हमने एक यूनिट सेल ली, बेटा मान लो एक रूम हमारे पास है, 8 बॉल हमारे पास है, सारी बराबर साइज की बॉल है, तो हमने उन रूम्स को 8 कॉर्नर में लगाया, उन बॉल्स को सॉरी, तो उन बॉल्स को 8 कॉर्नर में लगाने पर वो कितना स्पेस यूज कर लेते हैं, उसका फ्रैक्शन हमें यहाँ पे निकालना है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लिख लें, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड। जेड का मीनिंग क्या है बताया था आपको, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। जेड आपका क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये आपका फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो चलो अब यहाँ पे हम करते हैं, अभी अभी हमने किया यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारी है, तो बताओ बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू क्या आई थी, हम लोगों ने निकाली थी ना अभी, तो बताओ बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू क्या आई थी, कोई बोलेगा? 1। अच्छा अब बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम, या स्फीयर ही मानोगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, हो गया? ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा, ए क्यूब के, और पीछे मैंने करवाया था ए किसके इक्वल था, 2r के, बताओ पीछे करवाया था ना ये, ए किसके इक्वल था, 2r के, तो ये आपका क्या हो गया 2r क्यूब। आई बात समझ में? ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, बताओ क्या बचा, ये सॉल्यूशन तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से आप, 4/3 पाई आर क्यूब, मुझे बताओ सोल्व करके ये क्या आएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बचेगा, अब इसको आपको ना सोल्व नहीं करना, सीधा लिख दो चाहे तो, आप कोई दिक्कत नहीं है, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा 8r क्यूब, ये तो कैंसिल बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये किसके इक्वल आ गया, π/6 के, किसके इक्वल आ गया ये, π/6 के इक्वल आ गया। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे सभी, बोलो, तो π/6 है, इसको सोल्व करोगे तो ये 0.52 आ गया, कितना आ गया 0.52, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.52। तो अब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 0.52% निकालनी है। ठीक है, कितनी आ जाएगी बोलो परसेंटेज, सीधा लिख दूं 52%, परसेंट कितनी आएगी 52, मतलब आप क्या कहोगे 8 एटम को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए 52%, तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, ऑक्यूपाइड स्पेस आपका आया 52% और अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना रह गया, तो बेटा अनऑक्यूपाइड स्पेस यहाँ पे बचा 48%। बात समझ में आई बेटा, ऑक्यूपाइड स्पेस तो कितना हो गया 52 और अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना बच गया 48%। तो बस आपको फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन इसका हो जाएगा, बड़ा आसान है, तो कर लोगे ये, बोलो यस मैम, हो जाएगा सबका। तो इसी के साथ आपकी पहली यूनिट सेल कंप्लीट हुई, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमें ऐसे बेटा 2 और पढ़नी है, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उन दोनों को और करते हैं 1 बाय 1, पहले आप ये कर लो, मैं रब कर दूं अगर आप लोगों का हो चुका है तो। यस मैम। क्या बेटा,
तो अब इसके बाद हम सेकंड करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हेडिंग आप लोग डाल लें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। सेकंड इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है FCC। ठीक है, आप सभी को मीनिंग तो पता ही है बेटा FCC का। क्या मतलब होता है FCC का बताओ? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज at the center of each phase। ये आपकी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप सबको पता है एटम कॉर्नर में भी होता है और हर एक फेस के सेंटर में भी होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर लें बेटा। अब आप सबको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर में भी होते हैं। तो 8 एटम्स तो ये हमारे हो गए कॉर्नर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम तो कॉर्नर में हो गए। प्लस बेटा आपको पता है एक एक एटम कहाँ होता है, हर एक फेस के सेंटर में होता है। एक एक एटम कहाँ होगा, हर फेस के सेंटर में। तो ये इस फेस के सेंटर में, ये इसके सेंटर में, ये यहाँ, ये आगे और ये पीछे वाले है। ठीक है, तो ये आप कर लें बेटा। ओके, तो ये 6 एटम आपके हुए हर एक फेस के सेंटर पे और ये 8 एटम आपके हुए कॉर्नर्स में। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा, कर लोगे इतना? बोलो, ये एटम तो है Yes, ma'am. ये एटम तो है आपके एट फेस सेंटर्स और ये एटम आपके हैं ब्लू वाले एट कॉर्नर्स। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपके इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कैसे ये बनाया जाता है, तो वो आप देखिए यहाँ पर जो ये एटम्स है ना, ये दोनों दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये दोनों बेटा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, अब सब ध्यान से देखिए बेटा, सारे जो एटम्स है ना ये ब्लू वाले, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो अब अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो बेटा मैं ये सबसे ऊपर वाला फेज देखूं। सभी बच्चे ध्यान से ये ऊपर वाला फेज आप देखिए, इसमें 4 एटम तो ये कॉर्नर पे है जो ब्लू से बना रखे हैं और एक एटम इनके बीच में है फेस सेंटर का एटम। तो अगर मैं इस एक फेज का स्ट्रक्चर अलग से बनाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ ये 4 एटम है, 1 2 3 4, these are the 4 एटम्स। बताओ बेटा ऐसे ही है ना? ये तो सबसे ऊपर वाला फेज में बना रही है, कोई भी फेज आप लोग बना ले। ये मैंने कोई भी फेज यहाँ पे ले लिया, ये उसमें 4 एटम्स है, चारों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। मान लो बेटा ये आपका ये वाले 4 एटम्स है सबसे ऊपर वाले फेज के, होगी दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। लेकिन जो इनके बीच का ये फेस सेंटर का एटम है ना, ये इन चारों को टच कर रहा है, ये इन चारों को टच कर रहा है। आपको ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। तो अब यहाँ पे फेस डायगोनल क्या बन गया? फेस डायगोनल यहाँ पे क्या बना आप लोग समझ सकते हैं? बताओ, ये बनेगा। अब इन पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे दें, मान लो ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C। तो यहाँ पे फेस डायगोनल ये बनेगा A से C। बताओ बेटा, बात समझ में आई सबको? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरा A एटम है, ये मेरा B एटम है, ये मेरा C एटम है। तो ये मेरा क्या बन गया? फेस डायगोनल बन गया। ये हमारा क्या बन गया? फेस डायगोनल बन गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप ये देखो, जो ये आपका A से B के बीच का डिस्टेंस है, A से B के बीच का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा? एज लेंथ A के। किसके इक्वल होगा? एज लेंथ A के।
ऐसे ही आप आगे देखो, जो आपका बी से सी का डिस्टेंस है, बी से सी का डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा, ए के। तो ये हमारा एक राइट एंगल बन गया बेटा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, फेस डायगोनल की। बताओ, यहाँ से वैल्यू निकाले फेस डायगोनल की। तो अगर हम यहाँ पे फेस डायगोनल देखते हैं तो वो हमारा क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर। बोलो, यही है ना फेस डायगोनल, ए सी। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, बताओ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी क्या है, ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के। मतलब ए सी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2a। ए सी किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 2a के। बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, बोलो बेटा। आगे मैम। सबको समझ में आया? ठीक है। अब आप ये और देखो बेटा, जो ये आपका फेस डायगोनल है ए से सी का, ये 4r के इक्वल होगा, 1 2 3 4। बताओ, ए सी किसके इक्वल होगा, 4r के। मानते हो ये बात सही है? साथ में बेटा आर आप कैसे बना लो, कैपिटल स्मॉल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में आपका ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2a भी आया। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके लिख सकती हूँ। तो क्या बन जाएगा, बोलो, अंडर रूट 2a, 4r इक्वल टू रूट 2a, 4r इक्वल टू रूट 2a हो गया। ठीक है, कर लोगे, 4r इक्वल टू रूट 2a। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r। बेटा ये छोटा कर लेना कोई भी, यहाँ डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 रूट 2r। a इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 रूट 2r आ गया। इतना आप सबको समझ में आया? ये आपकी रिलेशनशिप होगी एज लेंथ और रेडियस की। ये मैंने आपको पहला टॉपिक करवा दिया, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ए और आर के बीच की रिलेशनशिप मैंने आपको करवा दी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 रूट 2r। इस पे न्यूमेरिकल हमें करेंगे आगे, आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पहला पॉइंट हो गया। रिलेशनशिप हमने निकाल ली एज लेंथ और रेडियस की। तो मैं चाहती हूँ मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाए इस क्लास में। बताओ, ये आपका हो गया तो मैं रब कर दूं? यस मैम। ठीक है, सबका हो गया? हाँ भी, सभी ने कर यस मैम। बेटा, यस ठीक है ठीक है। तो चलो इसके बाद सेकंड हेडिंग आप डाल लो, जेड, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। फर्स्ट पॉइंट तो हमने कर लिया। अब सेकंड पॉइंट में आप हेडिंग डाल लो, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। जेड अब हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सेकंड है जेड, हमें निकालना है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आप कैसे निकालोगे, आपको पता है। इसमें 8 एटम्स तो कहाँ प्रेजेंट है, एट कॉर्नर्स, प्लस 6 एटम्स कहाँ है, एट फेस सेंटर। 6 एटम कहाँ प्रेजेंट है, एट फेस सेंटर। ये आप सबको पता है। तो भाई 6 एटम तो फेस सेंटर पे और 8 एटम कॉर्नर पे है। तो आप देखो क्या हुआ, 8 एटम कॉर्नर पे है और कॉर्नर एटम कितना शेयर करता है, 1/8, प्लस 6 एटम फेस सेंटर पे है और आपको पता है फेस सेंटर एटम कितना शेयर करता है, 1/2। तो ये कितना आ गया, बोलो, 1 + 3 4। तो Z इक्वल टू 4 होता है। Z इक्वल टू क्या होता है, 4। किसमें, FCC में। किसने बेटा, FCC में। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थर्ड पॉइंट क्या करेंगे हम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, सॉरी बेटा, नंबर ऑफ एटम टच विद ईच अदर या नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसका 12 होता है। कितना होता है, 12। बेटा एक बार सब बच्चे ध्यान से देखो, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ देखिए सब ध्यान से, ये एक एटम रखा है फेस के सेंटर पे, अभी करवाया था मैंने। इसको ये चारों एटम टच कर रहे थे, 1 2 3 4। ये तो इसका फेज है,
एक इसके ऊपर भी फेज होगा और एक इसके नीचे भी फेज होगा। ये एटम फेज के सेंटर में रखा है, 4 तो इसको ये कॉर्नर के एटम टच कर रहे हैं, 4 इसके ऊपर वाले फेज के कॉर्नर एटम टच करेंगे और 4 इसके नीचे वाले फेज के कॉर्नर एटम टच करेंगे। ये देखिए बेटा, ये एटम है, इसको 4 तो ये टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इस वाले फेज के कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये इस वाले का नीचे का फेज हो गया। अब ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर भी एक फेज होगा, तो ये जो एटम है टोटल 12 एटम से टच हो रहा है, 4 एटम तो इसके फेज के हैं, 4 इससे ऊपर वाले के और 4 इससे नीचे वाले के। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ अभी? 12। कितना हुआ बेटा? 12। आ गया आपको समझ में? बताओ बेटा 12 कैसे हुआ? एग्जाम में कोई आपसे पूछेगा नहीं 12 कैसे, बट आपको पता होना चाहिए। आया समझ में 12 कैसे आया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको पूरा करूं तो फोर्थ पे सब मेरा रह गया पैकिंग फ्रैक्शन। फोर्थ यहाँ पे हमारा एफसीसी यूनिट सेल का रह गया पैकिंग फ्रैक्शन, वो और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो हेडिंग डाल लो आप, फोर्थ पैकिंग फ्रैक्शन। पीछे मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुकी हूँ, तो डेफिनेशन वगैरह हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है? Z into वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ Z की वैल्यू 4 आई, सबको पता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप लोगों को ध्यान होगा, इसमें हमारा A किसके इक्वल आया था? 2√2r के इक्वल आया था। तो A क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2r क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह नहीं दिखाना है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, आपको डायरेक्ट इनके बेटा आंसर लिखने हैं बस। ठीक है, तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये 70% के आसपास आएगा, 74%। कितना आएगा? 74%। परसेंटेज निकाल दी मैंने सीधा, मतलब इंटू 100 भी यहीं पे कर दिया मैंने, 74% आ गया। ओके, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस कितना आया? एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, ऑक्यूपाइड भी अनऑक्यूपाइड भी। तो ऑक्यूपाइड स्पेस तो आया 74% और अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना बचा? दैट इज 36%। दैट इज 36%। बेटा ऑक्यूपाइड स्पेस तो 26 होगा मैम। मैम 26 आएगा। सॉरी, हाँ 26 आएगा, नहीं तो 10 वो चला जाएगा। ठीक है, 26%। ठीक है, तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया एफसीसी यूनिट सेल का। तो अब आप बताओ ना, 2 यूनिट सेल आज करी, बीसीसी और एफसीसी। ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस किस में आया? एफसीसी में आया। मतलब जो आपका एफसीसी वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। एफसीसी अरेंजमेंट है, ज्यादा बेटर अरेंजमेंट है। किससे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। अब जैसे हमने ये दोनों किए ना, सेम ऐसे हमें बीसीसी भी करना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी। वही 4 पॉइंट वहां पे डिस्कस करने हैं बीसीसी के अंदर। तो यहाँ तक का कर लिया बेटा आपने?